today's class, keep quiet. In today's class we'll start salary structure कर रहे थे हम लोग. Salary structure का parts last class में these girls were there ना. सैलरी का बेसिक हो गया है, अलाउंसेस भी हो गया था. ठीक है. इन टुडेज क्लास 10 मिनट का क्विक रिवीजन करके बस, और फिर बेनिफिट पार्ट पे ऑन करेंगे हम लोग. द फर्स्ट वन इज बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी इज द फिक्स्ड सैलरी ऑफ योर, कीप क्वाइट. बेसिक सैलरी इज द फिक्स्ड सैलरी ऑफ योर सैलरी पार्ट. देन तुम्हारा जो पैकेज आता है, तुम्हारे जो तुम लोगों के प्लेसमेंट में जो सैलरी दिया जाता है ना, सीटीसी, जब वो सैलरी का ब्रेकअप देखोगे तो उसमें पता चलेगा तुमको कि बेसिक सैलरी का भी पार्ट है. वो बेसिक सैलरी फिक्स्ड सैलरी होता है. कोविड के टाइम पे जितना जॉब कट हुआ था, जितना सैलरी कट हुआ था, ठीक है, सैलरी कट में मेजरली अलाउंसेस पार्ट को कट किया जाता है, नॉट द बेसिक पार्ट. बेसिक सैलरी फिक्स्ड होती है और ये जॉब इवैल्यूएशन से फाइंड आउट किया जाता है कि किस पोस्ट के लिए बेसिक सैलरी कितनी होनी चाहिए. ओके. टॉकिंग अबाउट अलाउंसेस, अलाउंसेस इज द वेरिएबल पार्ट. बहुत तरीके का अलाउंस होता है. ऑर्गेनाइजेशन को बताओ जरा क्या होता है अलाउंस. बताओ. गुड. रिवाइज करा दे कोई हर्ष है. ठीक है, वेरी गुड. मेडिकल अलाउंस. ठीक है, चलो. अलाउंस इज द वेरिएबल पार्ट. कोविड में जिसका जिसका सैलरी कट हुआ था ना, उसका अलाउंस पार्ट कट हुआ था. यहाँ तक कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज थे उनके भी, अंकित, यहाँ तक कि जिसका जिसका सैलरी कट हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का भी, उनका भी डीए रोका गया था. जर्नस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसको कहते हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को मिलता है, रिटायर्ड पर्सनल को मिलता है. ओके. Just as Ankit named, there are many kinds of allowances like house rent allowance, like LTA, like medical allowance, transport allowance, travel allowance, uniform allowance, meal allowance, books, periodicals and magazines allowance. इस तरीके के allowance, बहुत सारे allowance हैं जो organization to organization vary करता है. Okay? Now in this class, ये allowance का क्लास पिछले बार हो चुका है, बस हल्का सा हम रिवाइज कर दिए. Now we move on to the benefits part. ठीक, बेनिफिट क्या होता है? बोलो, ट्राई करो. बेनिफिट ओवरऑल जो तुम्हारे सैलरी में बेनिफिट का पार्ट जोड़ा गया है, वो क्यों है? Now we come to the benefit parts. Okay, talking about the benefit parts, we see that बेनिफिट का पार्ट आपके सैलरी में ऐड किया जाता है, इसलिए बेनिफिट का पार्ट इसलिए ऐड किया जाता है. प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट. बेनिफिट का पार्ट इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि तुमको रिटेन करने के लिए. ग्लोबलाइजेशन के बाद, आपको पता हो, एलपीजी पढ़े हो, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इस एरा के बाद एचआर प्रैक्टिसेस भी चेंज हो गया. अभी तुम देखे होगे, रिसेंट न्यूज अगर देखोगे, फेसबुक और ट्विटर, इस तरीके की कंपनीज जो कि बेनिफिट्स देने और अपने एम्प्लॉइज को बहुत अच्छे से ट्रीट करने के लिए बहुत फेमस थी, नाउ दे आर गोइंग आउट फॉर मास ले ऑफ. उनको ऐसा लग रहा है कि एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा हैं,
काम नहीं कर रहे हैं या रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी मतलब एक ही काम के लिए हम 2-3 लोगों को रखे हुए हैं, वो काम हम एक आदमी से भी करा सकते हैं। तुम सोच लो कि प्राइवेट जॉब्स में सर्वाइव करने के लिए तुमको कितना स्किल्ड होना पड़ेगा। अगर इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रिडंडेंसी देखती है और काम कर रही है उस पे, ठीक है, फेसबुक और ट्विटर दोनों का ये प्रॉब्लम है। द वेंचर कैपिटलिस्ट, आपको ये मालूम होगा एलॉन मस्क ने भी 4,000 बिलियन ट्विटर डील, है ना। उसके बाद क्या हो रहा है लास्ट में, जो वेंचर, हाँ किसका, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस तरीके से वेंचर कैपिटलिस्ट जिसने एलॉन मस्क को ट्विटर खरीदने में हेल्प किया और बिलियंस इन्वेस्ट किया है उसके बिहाफ पे, उसने कहा कि द गुड बैड कंपनीज, यानी वैसी कंपनीज जिनको गुड कह रहे हैं हम, दे हैव देयर एम्प्लॉइज एक्सीडिंग 2x, यानी डबल एम्प्लॉइज है उनके पास। एंड द बैड कंपनीज, यानी जिनको हम पहले ही खराब कहते हैं, उनके एम्प्लॉइज 4x 4 टाइम्स हैं, तो उनको अब निकाला जाए। आप सोच लीजिए कि जो लोग ऐसी कंपनीज में काम करते हैं उनका पैकेज भी बहुत अच्छा होगा ना। और ये सीईओ टू सीईओ जो टॉप मैनेजमेंट का फिलॉसफी है, इससे वैरी करता है, इससे फर्क पड़ता है इस बात को कि एम्प्लॉइज के लिए वो क्या प्लानिंग लेके आते हैं। जैसे फेसबुक में एक रिचार्ज प्रोग्राम था, एक प्रोग्राम था जिसको कहा जाता था रिचार्ज प्रोग्राम, ठीक है। ये उस समय जो सीईओ था उसने ये प्रोविजन लाया था। इस रिचार्ज जम के काम होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कितना अग्रेसिव काम करती हैं आप सब जानते हैं। तो उन्होंने एक रिचार्ज प्रोग्राम लाया एम्प्लॉय बेनिफिट के तौर पे। देखो हम तुमको एग्जांपल देके इसलिए समझाते हैं तो थोड़ा दिमाग में जाए कि बेनिफिट क्या होता है, क्यों एक्चुअली दिया जाता है। कल को तुम नौकरी में जाओगे तो तुमको कुछ बेनिफिट दिया जाएगा, ऊपर पोस्ट पे जाओगे तो बेनिफिट बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ता है ये समझो, क्योंकि सैलरी अंधाधुंध नहीं बढ़ाई जा सकती है। अब तुम सोचोगे कि हर एम्प्लॉय जिससे हम खुश हैं उसको हम सैलरी बढ़ा करके देंगे, तो तुम्हारा टोटल जो अकाउंट्स बुक है ना ऑर्गेनाइजेशन का, वो लड़खड़ा जाएगा। बिकॉज सैलरी इज अ मेजर कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी डे टू डे एक्टिविटीज में जो पैसा चाहिए होता है उसमें सैलरी भी आता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आता है। तो रिचार्ज प्रोग्राम करके एक प्रोग्राम फेसबुक के जो उस वक्त सीईओ थे वो लेकर के आए। उस रिचार्ज प्रोग्राम में प्रोविजन ये था कि आप हर 5 बातचीत नहीं अंकित, ये प्रोग्राम में ये था कि हर 5 साल में एक बार, फॉर एवरी 5 years ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, एक बार तुम 30 दिन का सैबैटिकल ले सकते हो। यानी 30 दिन छुट्टी तुम 5 साल की नौकरी सर्व करने के बाद ले सकते हो। ये चीज बैंक में भी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैंक्स है। तुम इधर पीछे चले जाओ, तुम आओ, तुम आगे आओ, यहाँ बैठो, तुम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो नहीं। हर 5 साल में 30 दिन का छुट्टी तुम ले सकते हो। ये बैंक्स में भी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग बैंक है उसमें भी है। 5 साल के सर्विस के बाद तुम 1 दिन का लीव विदाउट पे, 1 साल का लीव विदाउट पे ले सकते हो। 1 साल लीव विदाउट पे, हाँ नहीं, 5 साल का सर्विस कंप्लीट हो जाएगा तब। इसलिए तुमको पढ़ना हो सकता है, ठीक है। बहुत लोग पीएचडी करते हैं,
बहुत सारी मदर्स होती हैं जिनको चाइल्ड का टेक केयर करने के लिए इवन आफ्टर मैटरनिटी बेनिफिट थोड़ा टाइम चाहिए होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग कुछ पैशन परस्यू करते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेनिफिट है कि आपकी नौकरी आपको इतना फैसिलिटी दे रही है ताकि आप खुश रहें, आपका मेंटल बैलेंस रिस्टोर्ड रहे। ये जो 30 दिन की बात हुई थी ना, रिचार्ज प्रोग्राम इन फेसबुक, अभी के टाइम पे इसको बहुत डेरिजन के तौर पे देखा जा रहा है, मतलब ये पूरा उपहास बन गया। क्यों? क्योंकि जिन एम्प्लॉयज को रिटेन किया गया था उन एम्प्लॉयज को अब हटाया जा रहा है। हटाया ही जाएगा ना, जब मास ले ऑफ होगा तो फिर यही होगा। इसीलिए स्किल अपग्रेड करना और अपने आप को इम्पोर्टेंट रखना अभी के टाइम के लिए बहुत जरूरी है। ये एकदम कान खोल के सुन लो कि जिनको भी जॉब्स में सरवाइव करना है, every day should be a value addition to the organization। क्योंकि कब गाज गिरेगी मालूम नहीं। I gave you examples of some big companies। अच्छा, वर्कशॉप करा रहे हैं, बात है तो इन द सेम वेन हम तुम लोगों को एक और बात बता देते हैं कि यूरोप की कुछ कंपनीज, 60 कंपनीज इन यूरोप, अभी का न्यूज है, जिसमें से कि कुछ ने काम शुरू कर दिया है और कुछ काम कर रहे हैं। आपको कंप्रेस्ड वीकेंड्स के बारे में, वीकडेज के बारे में मालूम है कुछ? क्या चल रहा है अभी बिजनेस में? इंडिया में भी आ रहा है, तो हो सकता है कल को तुम जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाओ वहां तुमको ये चीज ना। कंप्रेस्ड वीक, हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, सैटरडे भी वर्किंग है ना? तो ये थोड़ा सा एम्प्लॉयज के लिए माना जाता है कि थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस गड़बड़ हो रहा है, यानी यू डू नॉट गेट मच टाइम टू स्पेंड विद योर फैमिली। हमारे यहाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि हम डेवलपिंग नेशन है, तो हमको ज्यादा काम करना होगा उनसे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं। वहां पर पोलैंड और ये सब में ऐसा है कि हर 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद एक कॉफी ब्रेक है। बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस्ड नहीं है, प्लस बहुत ज्यादा ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये कंप्रेस्ड वीकडेज का भी जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं से आ रहा है अब, यानी एक वीक में 7 दिन, संडे तो ऑफ होता ही है। होगा ये कि हाँ, सैटरडे संडे बैंकिंग में मिलता है, प्लस सेकंड और फोर्थ सैटरडे तो यहाँ बैंक्स में भी है ना, बिहार गवर्नमेंट में भी है। टॉकिंग अबाउट प्राइवेट सेक्टर, कि आप वीक के 4 दिनों के लिए लंबा काम कीजिए, जैसे 10 घंटे काम कीजिए, हर दिन 1.5 घंटा या 2 घंटा बढ़ा दिया गया, और 4 दिन ही काम कीजिए, बाकी 3 दिन छुट्टी। ठीक है, इसका दोनों इम्प्लीकेशन देखो। पहला, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगेगा? एम्प्लॉयर को लगेगा कम काम करेगा तो हम कम पैसा देंगे, लेकिन आप कम पैसा तो तब देंगे ना जब आपकी रेवेन्यू कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे 6 महीने का ये एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम लिया गया है 3-4 कंपनीज, आज ही के न्यूज़पेपर में देखना, 3-4 कंपनीज हैं जिन्होंने इसको स्टार्ट किया है, एंड दिस इज गोइंग टू एक्सटेंड अप टू 60 मोर कंपनीज फ्रॉम यूरोप। और आपको पता है कि ये सब एमएनसी का टाइम है, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, वहां अगर सक्सेसफुल हुई तो टाइम नहीं लगेगा इंडिया में आने में, यहाँ की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो 4 डेज इन अ वीक आप लंबा काम कीजिए और 3 दिन छुट्टी। इससे क्या होगा? रेवेन्यू भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, यानी जो प्रॉफिट होता था उतना होता रहेगा, और ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज की सैलरी भी कट नहीं होगी, पैसा भी कट नहीं होगा। इसका ट्रायल चल रहा है। अब तुम सोचो, कोई भी ट्रायल हो, कोई भी पॉलिसी हो, होगी तो तुम ही पे ना, तुम ह्यूमन रिसोर्स बनोगे ऑर्गेनाइजेशन का। सो जस्ट इमेजिन कि तुम्हारे से रिलेटेड जो सारी एक्टिविटीज है और तुमको खुश करने और रिटेन करने की जितनी एक्टिविटीज है उस पे कितना काम होता होगा। जब हम तुम लोग का वर्कशॉप करा रहे थे, पहले क्लास में ही हम बताए थे कि रिसोर्सेज में फर्क होता है, कैपिटल खुद से मल्टीप्लाई नहीं होता है, तुम मल्टीप्लाई करते हो। एसेट खुद से बड़ा नहीं होता है, तुम मल्टीप्लाई करते हो। एक एक आदमी का वर्थ ये है, इन्फोसिस के सीईओ की सैलरी 79 करोड़,
79 crore is the salary of Infosys CEO. उस आदमी का वर्थ सोच सकते हो? उस आदमी का क्या वैल्यू एडिशन होगा ऑर्गेनाइजेशन, राइट? समझ में आया? एक और ऑर्गेनाइजेशन थी, कल के न्यूज़पेपर में था, 25-26 साल का सीईओ है, 25-26 साल का लड़का है, वो उसका सीईओ है। कंपनी का नाम भूल गए, देखिए फिर बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। सोच लो, तो उस 26 साल के लड़के का वर्क सोचो कि वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या ऐड कर रहा है, तभी तो वो सीईओ बना ना। ओके, बेनिफिट, जहां हम लोग बेनिफिट पार्ट अभी कर रहे थे, बेनिफिट देखो कहां से बेनिफिट शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। एलपीजी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एरा, इसके पहले 1991 के पॉलिसी के पहले हम लोग कैसे थे? हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे बहुत सालों तक। जब वो देश छोड़ करके गए तो हुआ ये कि हम, जब बात ये होती है कि आप जब बहुत सालों तक किसी के गुलाम रह जाते हैं, सोचने समझने और इस चीज को एब्जॉर्ब करने में कि फाइनली आप फ्री हैं और अपनी पॉलिसीज आप खुद बनाएंगे, इसमें टाइम लगता है क्योंकि आपको गुलामी की आदत रही है, राइट? ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिपेंडेंस के बाद हमारा एक मेजर प्रॉब्लम, जो आज तक इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो मेन प्रॉब्लम ही है हमारे यहाँ इकोनॉमी में, वो है गरीबी। 19% से ज्यादा लोग इंडिया में आज भी गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने का मतलब खाना नसीब नहीं होता है। 19%, 100 करोड़ का 19% निकाल लो तो सोचो कि कितना ह्यूज मास गरीबी रेखा के नीचे आज भी रहता है। तो पुअर थे हम लोग, तो हमारी इकोनॉमी को शट रखा गया, ये सोच करके हम इतने बड़े नेशन हैं, जो बनाएंगे खुद ही खा लेंगे, है ना? जो बनाएंगे खुद ही कंज्यूम कर लेंगे। इसलिए कोई वीडियो इंडिया में वायरल होना कितना आसान है। हमारी तो जनसंख्या इतनी कि एक बार भी लोग देखेगा तो वीडियो वायरल हो जाएगा, होगा। We are so much in population. बेनिफिट का पार्ट आया, इस कॉन्सेप्ट का लॉन्च हुआ आफ्टर एलपीजी एरा 1991 के बाद। जब ये लगने लगा, एक तो यूएसएसआर गिरा, सोवियत रिपब्लिक, वो टूट के 15 कंट्रीज में बटा और वो बहुत बड़ा पावर था। इंडिया को ये रियलाइज हुआ कि जब यूएसएसआर जैसा संघ नहीं रह पाया सोशलिस्ट विचारधारा पे, सोशलिस्ट माने सबके लिए काम करेंगे, स्टेट का ओनरशिप होना चाहिए, गरीबों के लिए काम करेंगे, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो बराबर बराबर बटा रहना चाहिए, कैपिटलिस्ट नहीं जो प्रॉफिट चर्निंग हो। प्राइवेट बॉडीज को नहीं एनकरेज किया जाता था। पहले प्राइवेट जॉब में जो काम करता था उसको बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था। पापा मम्मी से पूछना 20 साल पहले, 20-30 साल पहले। अब तो इट हैज ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स, स्टार्टअप का जमाना है। तो 1991 के बाद जब हम लोग ओपन इकोनॉमी हुए तो क्या हुआ, बाहर की कंपनीज जो पहले ही डेवलप थी वो आई इंडिया में, वो आई। तुम इंडियन हो, तुम अगर किसी कंपनी के हेड बनोगे तो तुम अपने कल्चर के हिसाब से भी बहुत सारा इन्फ्लुएंस तुम्हारे डिसीजन पे तुम्हारे कल्चर का होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि तुम पले बड़े हो इस माहौल में। जब वहां की कंपनीज आई और वहां के जो हेड थे अमेरिकन, यूरोपियन, ये सब कंपनीज चलाने लगे, एम्प्लॉयमेंट तुम लोगों का होने लगा, यानी इंडियंस का होने लगा। वो जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो अपने तरीके से काम करवाने लगी, ठीक है, वो अपने तरीके से काम कराने लगी, वो नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए। जैसे ये सब पीपीटी बना के प्रेजेंटेशन देना, ये एक नई चीज थी 1991 में, जो हमारा नहीं उनका दिया हुआ था। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये सारी चीजें बहुत न्यू थी जो हम उन लोगों से सीखे ग्लोबलाइजेशन की वजह से। कुछ चीजें बेनिफिट्स जैसे वर्क फ्रॉम होम। आज वर्क फ्रॉम होम कोविड के कारण इतना पॉपुलर हो गया कि वर्क फ्रॉम होम का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, डिसाइड हुआ कि वर्क फ्रॉम होम इस तरीके से चल सकता है। अगर कोविड नहीं होता तो कभी भी आईटी कंपनी 100% वर्क फ्रॉम होम करती, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करने से जरूर डरती। इसीलिए मैनेजमेंट में बोला जाता है कि अ गुड मैनेजर इज द वन हु कन्वर्ट्स थ्रेट इनटू अपॉर्चुनिटी। थ्रेट था ना कोविड, जो उस थ्रेट को सरवाइव नहीं कर सका वो बंद हो गया।
लेकिन जो उसी में नया रास्ता निकाल लिया उस प्रॉब्लम में, क्योंकि प्रॉब्लम का तो आप कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं वो आपका स्कोप है कि आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकालना था। उस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया 100%, और यही आईटी कंपनीज थी जो लीप्स एंड बाउंड्स प्रॉफिट कमाई। और उसको ये समझ में आया कि वर्क फ्रॉम होम से उसका बहुत सारा कॉस्ट बचा, ट्रांसपोर्ट बचा, फिक्स्ड कॉस्ट में भी कुछ कॉस्ट था जो बचा, सैलरी आधा नहीं दिया था, कुछ टाइम के लिए आधा दिया, सेकेंड वेव में ऐसा नहीं था, फुल सैलरी मिल रहा था क्योंकि उसको पैसा मिल रहा था। तुम सोचो इतनी बड़ी बिल्डिंग होती है, इतना एसी चलता है उसमें, घटा ना, इसलिए बहुत सारे यूनिकॉर्न, इसलिए बहुत यूनिकॉर्न, हाँ वो भी बना, और बीच में बेनिफिट्स वगैरह भी मिलना शुरू हुआ। So this concept of benefit has come more after globalization. अब ये फैशन है कि अपने एम्प्लॉइज को आप बेनिफिट्स प्रोवाइड कीजिए ताकि वो रिटेन हो सके, वो रह सके आपके ऑर्गेनाइजेशन में। जब दो लोग, जैसे तुम्हारा कोई फ्रेंड नौकरी करेगा, तुम जब कंपेयर करोगे, हो सकता है तुम्हारी सैलरी उसकी बराबर हो, लेकिन तुम ये सोचोगे अरे हमको तो महीने में सैलरी के अलावा 2000 का अमेजोन का कूपन भी मिलता है, मेरा तो ट्रांसपोर्ट भी फ्री है, कंपनी की गाड़ी से आते जाते हैं हम, मेरा तो कैंटीन में मील भी सब्सिडाइज्ड रेट पे है, क्या ये बेनिफिट नहीं है? ये सारे वैसे बेनिफिट्स हैं जो अगर तुम खुद से अपने पैसे से डालोगे तो तुम्हारा कॉस्ट लगेगा, तो तुम सोचोगे ना कि ये बेनिफिट्स तुमको ऑर्गेनाइजेशन दे रही। वर्क फ्रॉम होम का बेनिफिट, तुम घर से काम कर सकते हो। कई बार जेन्युइनली ऐसा होता है जब हम बाहर ऑफिस आने के पोजीशन में नहीं होते हैं, कुछ ऐसी बात हो गई जिससे कि आप नहीं आ सकते, आप बिना छुट्टी लिए काम कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या ये बेनिफिट नहीं है? फ्लेक्सिबिलिटी बेनिफिट नहीं है? फ्लेक्सिबिलिटी मतलब तुमको अपना काम खत्म करना है, ऑर्गेनाइजेशन को ये चाहिए कि तुम्हारा अगर लॉगिंग टाइम 10 बजे है और 6 बजे तक है, तो अगर तुम कंफर्टेबल हो तो तुम सुबह में 5 बजे उठ करके लॉग इन करके काम खत्म कर दो। कई बार ऐसा होता है ना, तुमको कहीं जाना होता है तो तुमको लगता है हम अपना काम फिनिश कर देते हैं, अगर ये टाइम बच गया तो हम सेकेंड हाफ में निकल जाएंगे। या इसके अलावा जब आप काम करने लग जाएंगे तो छुट्टियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक एक दिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम कहीं बाहर गए हो, किसी फंक्शन में हो, तुमको छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन तुम वर्क फ्रॉम होम से वो काम कंटिन्यू कर सकते हो, दोनों काम हो गया तुम्हारा। ओके, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को खुश रखती है और रिटेन करने में, यानी फॉर द सेम गिवन सैलरी एन एम्प्लॉय इज supposedly be liking, बात मत करो, supposedly be liking those companies more जहां बेनिफिट ज्यादा है, और मॉनेटरी बेनिफिट तो छोड़ो, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट ज्यादा है। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी इज अ वेरी बिग बेनिफिट, क्रेच की फैसिलिटी, विमेन एम्प्लॉइज सबके पास हेल्पिंग हैंड नहीं होता है कि घर में पेरेंट्स हो देखने के लिए, सब अपने बच्चे को क्रेच में नहीं रखना चाहते। इन दैट केस कई बार ऐसा होता है कि विमेन एम्प्लॉइज को नौकरी छोड़नी पड़ती है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन एक क्रेच मैनेज करता है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में भी ये चीज मेंशन किया हुआ है कि 50 से ऊपर एम्प्लॉइज, विमेन एम्प्लॉइज अगर हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आप एक क्रेच बना के दीजिए, उस क्रेच में आया रखिए और बच्चे को पालने पोसने का जो रिक्वायरमेंट होता है वो रखिए। दैट वे छोटे बच्चे को माँ लेके आ सकती है और लेके जा सकती है। A woman can continue her employment, otherwise वो नहीं कर पाती। ठीक है, आपको ये मन में कभी आता होगा कि मैम इंडिया में तो अनएम्प्लॉयमेंट भी एक मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर, तब इतनी मारामारी क्यों है एट्रिशन रेट में? जाने दीजिए, एक जाता है तो दूसरा आता है। आप सरप्राइज होंगे इस बात को जान के कि जब भी रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलर स्किल्स की, लेबर थोड़ी है कि लेबर लेकर के आ गए डेली वेजेस का, आज वो ईटा उठा रहा था कल वो उठा लेगा। जब पर्टिकुलर स्किल सेट का रिक्वायरमेंट होता है, वी इंडियंस स्टिल लैक इन दैट, हमारे पास स्किल्स की कमी होती है। जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जैसे अकाउंटेंट, सैप कंसल्टेंट,
प्रोग्रामर, ब्लॉकचेन अभी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इस पे कितने लोग एक्सपर्ट होंगे? नहीं होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। टेक महिंद्रा अब रिक्रूटमेंट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके। और टेक्नोलॉजी आपकी चॉइस नहीं है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी यूज कीजिएगा कि नहीं। आपने देखा अभी ड्रोन डे सेलिब्रेट किया गया मोदी जी ने। ये ड्रोन पे हम लोगों के यहाँ बहुत काम नहीं था, लेकिन मिलिट्री में, वॉरफेयर में ड्रोन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और आगे भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आज से कुछ सालों बाद, जब जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न डेवलप करती है, वो ड्रोन से पार्सल डिलीवर कर देगा। तो ये टेक्नोलॉजी तो आपको कम्पीट बढ़ाते जाना होगा दूसरे देशों से कम्पीट करने के लिए। हाँ, रशिया का भी न्यूज सुनोगे तो तुमको कितनी टेक्निकलिटीज उसके आर्मी के बारे में पता चलेगी। रशिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, क्योंकि द एंटायर थिंग इज टेक्नाइज्ड। ठीक है, बहुत ह्यूज टेक्नोलॉजी बेस्ड है उसकी आर्मी। जब अभी यूक्रेन को सपोर्ट करना था तो बहुत सारा आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जो कि न्यू था, टेक्नोलॉजी बेस्ड था, वो यूरोपियन कंट्रीज ने प्रोवाइड किया ना। तो इसीलिए इन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना इज ऑलवेज अक्यूज्ड ऑफ स्पाइंग, आपको मालूम है ना ये चीज, स्पाइंग। अब वो ऐसी टेक्नोलॉजीज पे 5G 7G इस पे ऐसे काम हो रहा है कि जैसे तुम मार्केट में चल रहे हो और तुम्हारे बॉडी का स्लाइट आंख का भी मूवमेंट अगर होता है तो वो कैप्चर हो जाएगा उस टेक्नोलॉजी से। इतना मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन दिया जा रहा है, इस तरीके का टेक्नोलॉजी डेवलप किया जा रहा है। आप ये देखिए कि हर 6 महीने पे टीवी में एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो कि बहुत छोटी चीज है। When recruitment, when training and things are being done completely based on technology, तो स्किल सेट का प्रॉब्लम होता है। अभी ना टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी, आपको ये लगता होगा कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन को लोग छोड़ के जाते हैं। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी को एक वियर्ड सा क्लॉज लेके आना पड़ा, इसलिए क्योंकि वियर्ड सा क्लॉज लेके आना पड़ा इसलिए क्योंकि उसका एट्रिशन रेट, एट्रिशन माने टूटना, लिटरल टर्म होता है टूटना, एट्रिशन रेट माने एम्प्लॉइज छोड़ के जाने की टेंडेंसी हो गई 27.7%, लगभग अगर उसको राउंड फिगर कर दो तो 28% हो गया। और लेबर टर्नओवर के बारे में बोला जाता है कि 10% तक लेबर टर्नओवर अगर होता है तो ठीक है, यानी 100 में से 10 एम्प्लॉइज अगर छोड़ के जाते हैं तो इट्स ओके, क्योंकि आप कंप्लीटली उसको रोक नहीं सकते हैं ना। पर्सनल बेटरमेंट नाम की भी चीज होती है, तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम नाम का भी कोई चीज होता है, तो तुम छोड़ोगे ही। लेकिन जरूरत से ज्यादा उन्होंने देखा कि हो ये रहा था, जिस क्लाइंट के लिए काम करे एम्प्लॉइज उसी क्लाइंट को ज्वाइन कर ले। जैसे तुम सीआरएम में काम कर रहे हो, मान लो टीसीएस है और वो एचएसबीसी बैंक उसका क्लाइंट है, उसके ऊपर काम कर रहा है। सीआरएम में अगर उसका क्लाइंट यहाँ पे काम करा रहा है तो जरूरत तो वहां पे भी होगी ही, होगी ना। तो ये लोग ऐसे ना साठ गांठ बना लेते थे और फिर क्लाइंट के साथ निकल लिए। तो ये ऐसा रूल लेके आया कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के 6 महीने बाद तक पिछले 1 साल में जिस क्लाइंट के साथ आप काम किए हैं उसको आप ज्वाइन नहीं कर सकते। और 6 मेजर कॉम्पिटिटर्स का नाम दिया, एक्सेंचर था उसमें, सीटीएस था, इन्फोसिस था, इनको भी आप ज्वाइन नहीं कर सकते। इस पे बहुत बवाल हुआ कि आप ऐसे नहीं कर सकते, एम्प्लॉइज के साथ ऐसे राइट्स कर्व नहीं कर सकते। एट्रिशन को रोकने के लिए तो बहुत बड़ा काम हो रहा है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है। बेनिफिट इसलिए हम समझा रहे हैं। मैंगलोर की एक स्टार्टअप कंपनी है, 3-4 साल हुआ उसको स्टार्टअप हुए हुए, वो एक वियर्ड सा रूल लेके आई कि हम डेटिंग को फैसिलिटेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि यंग एम्प्लॉइज जनरली आते हैं जो अनमैरिड होते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों। वी विल फैसिलिटेट डेटिंग, और अगर वो डेटिंग कन्वर्ट हो जाती है मैरिज में, अगर आप वहीं से शादी कर लेते हैं, हम लड़के और लड़कियां दोनों का सैलरी बढ़ा देंगे। क्यों ये किया गया? देखिए, छोड़ के नहीं जाए। आप लोग भी जब जॉब के एज में हो जाएंगे एंड देन यू विल बी मैरिड एंड सेटल्ड, तो सेटलमेंट का मतलब होता है कि साथ रह रहे हैं आप। अभी एक दिल्ली में, एक चंडीगढ़ में, ऐसे दिल्ली चंडीगढ़ तो फिर भी पास है, एक हैदराबाद और एक दिल्ली में रहने से क्या होता है कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन को हम फैमिली लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो ये अच्छा होगा
कि वो दोनों छोड़ेगा, दोनों नहीं छोड़ेगा फिर। हाँ वो भी है और सैलरी भी बढ़ गई। चलो नेक्स्ट बेनिफिट हम अगली क्लास में बताएंगे।